नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम समय में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर बसी थी और फिर रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता। ये लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन है इस उन्नत सभ्यता के रहस्यों को समझना, ठीक वैसे ही जैसे पुरातत्वविदों ने किया, बिखरे हुए सुरागों से। और वो सुराग हैं ईंटें, मनके और अस्थियां। हाँ, यही हमारे स्रोत का शीर्षक भी है। तो चलिए इस पुरातात्विक खोजबीन को शुरू करते हैं, एक एक सुराग को उठाते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहानी कहते हैं। ये नाम ईंटें, मनके और अस्थियां अपने आप में पूरी कहानी का सार है। सोचिए, हमारे पास उनकी कोई लिखी हुई तारीख नहीं है, कोई राजाओं की वंशावली नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारे पास बस यही भौतिक अवशेष हैं। ये केवल बेजान वस्तुएं नहीं है, ये वो सुराग हैं, वो पहेलियां हैं जिनके टुकड़ों को जोड़कर पुरातत्वविदों ने एक पूरी खोई हुई दुनिया का पुनर्निर्माण किया है। सही। खुदाई में मिली हर एक ईंट उनकी इंजीनियरिंग की कहानी कहती है, हर एक मनका उनके व्यापार और कला का राज खोलता है, और हर अस्थि उनके जीवन और मृत्यु के बारे में बताती है। बिल्कुल। तो हमारी आज की जांच की रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले हम इस सभ्यता की खोज की कहानी से पर्दा उठाएंगे। इसने कैसे भारतीय इतिहास की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर हम इसके विशाल भौगोलिक विस्तार को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े क्षेत्र में एकरूपता कैसे थी। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद हम उस चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आज भी हमें हैरान करती है, उनकी अविश्वसनीय नगर योजना और जल निकासी व्यवस्था। हाँ, वो तो कमाल है। फिर उनके आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में झांकेंगे और उनकी कला और उस सबसे बड़ी पहेली, उनकी रहस्यमयी लिपि को भी समझेंगे, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल कि इतनी उन्नत सभ्यता का पतन आखिर हुआ कैसे। तो चलिए पहले सुराग से शुरू करते हैं इसकी खोज की कहानी। 1921-22 से पहले दुनिया भर में यही माना जाता था कि भारत में सभ्यता का इतिहास मेसोपोटामिया या मिस्र जितना पुराना नहीं है। हाँ, वैदिक काल को ही शुरुआती बिंदु मानते थे। बिल्कुल। लेकिन फिर दो भारतीय पुरातत्वविदों ने इतिहास की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। हाँ, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू की। और जो उन्हें मिला वो कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि विशाल सुनियोजित शहरों के खंडहर थे। इस खोज का महत्व तो जितना बताया जाए उतना कम है। इसने एक झटके में भारतीय उपमहाद्वीप में शहरी जीवन के इतिहास को लगभग 2000 साल पीछे धकेल दिया। 2000 साल। हाँ, इसने भारत को दुनिया के प्राचीनतम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस यानी सभ्यताओं के पालने में मिस्र और मेसोपोटामिया के बराबर ला खड़ा किया। ये एक तरह की अकादमिक क्रांति थी। और ये सभ्यता कोई छोटे से इलाके में भी नहीं थी। चलिए इसके पैमाने की बात करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में चौंकाने वाला है। बहुत ज्यादा। श्रोताओं के मन में एक नक्शा बनाते हैं। ये सभ्यता आज के पाकिस्तान से लेकर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई थी। इसका क्षेत्रफल मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिलाकर भी बड़ा था। कुछ प्रमुख स्थल थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गुजरात में धोलावीरा और लोथल, राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा में बनावली। और यहीं पर हमारा पहला बड़ा रहस्य सामने आता है। हाँ, एकरूपता का रहस्य। इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले होने के बावजूद इन शहरों में गजब की एकरूपता मिलती है। चाहे वो शहरों की बनावट हो, सड़कों का डिजाइन हो या फिर ईंटों का आकार, सब कुछ एक मानक के अनुसार लगता है। सोचिए, इसका मतलब क्या है? हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक कारीगर वही नाप की ईंट बना रहा था जो शायद राजधानी में बन रही थी। ये आज के जमाने में भी एक लॉजिस्टिकल चमत्कार लगता है। तो ये एकरूपता हमें क्या बताती है? क्या कोई एक सम्राट था जो ये सारे आदेश दे रहा था, या फिर ये कारीगरों के अपने नियम थे? हाँ, शायद व्यापार को आसान बनाने के लिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की ओर इशारा करता है, शायद एक साम्राज्य की तरह। अच्छा। वहीं दूसरे मानते हैं कि ये अलग अलग राज्यों का एक संघ हो सकता है जिन्होंने व्यापार और संस्कृति के लिए समान मानक अपना लिए थे। लेकिन सच क्या है ये? सच तो ये है
कि बिना उनकी लिपि पढ़े हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये एक रूपता इस बात का पक्का सबूत है कि ये एक बेहद संगठित समाज था। ठीक है, तो इस संगठित समाज के शहरों के अंदर चलते हैं। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। इनकी नगर योजना। हड़प्पा के शहर किसी संयोग से नहीं बसे थे, उन्हें पूरी प्लानिंग के साथ किसी आधुनिक आर्किटेक्ट की तरह बनाया गया था। बिल्कुल ग्रिड पैटर्न पर। हाँ, सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थीं, जिससे ग्रिड जैसा पैटर्न बनता था, जिसे आज हम चेकर बोर्ड पैटर्न कहते हैं। और शहर मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता था। 2 भागों में। हाँ, एक ऊंचा हिस्सा जिसे गढ़ या सिटाडेल कहा जाता था, और एक निचला शहर। अच्छा, तो गढ़ शायद प्रशासनिक या धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा। शायद। और निचले शहर में आम लोग रहते थे। ये विभाजन भी बहुत सोच समझकर किया गया था, जो उनके सामाजिक संगठन को दर्शाता है। और ये सब बना था पक्की ईंटों से, कच्ची ईंटों से नहीं। बल्कि आग में पकाई गई मजबूत ईंटों से। और ऐसा नहीं कि कोई भी ईंट कहीं भी लगा दी, सभी ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती थीं। हाँ, 4:1 का अनुपात। उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमेशा यही होता था, चाहे वो ईंट मोहनजोदाड़ो में मिले या धोलावीरा में। ये मानकीकरण का एक अद्भुत उदाहरण है। और अगर नगर योजना प्रभावशाली थी, तो उनकी जल निकासी व्यवस्था, उफ! वो तो आज के जमाने के शहरी योजनाकारों के लिए भी एक मिसाल है। ये आज भी आश्चर्यजनक लगता है। कैसे? हर घर की अपनी नाली होती थी, जो सड़क की मुख्य नाली से जुड़ती थी। अच्छा। और ये नालियां ढकी हुई होती थी, ताकि गंदगी और बीमारियां ना फैलें। कमाल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर उनमें मेन होल या सफाई के लिए गड्ढे भी बने होते थे, ताकि उनकी नियमित रूप से सफाई की जा सके। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हम आज स्मार्ट सिटीज और सैनिटेशन की बात करते हैं, और वो लोग ये सब हजारों साल पहले कर चुके थे। वो भी बिना किसी कंप्यूटर या सैटेलाइट इमेज के। बिल्कुल। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, ये उस समाज की मानसिकता को दिखाता है। मानसिकता को। ये बताता है कि वे सामुदायिक जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को व्यक्तिगत सुविधा से ऊपर रखते थे। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ भी शायद इसी का हिस्सा था। हाँ, शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा, जो सामुदायिक जीवन का ही एक प्रतीक है। तो हमने उनके शहर देख लिए, उनकी प्लानिंग समझ ली, लेकिन इन घरों में रहने वाले लोग कौन थे? उनका जीवन कैसा था? चलिए, उनके आर्थिक जीवन के सुरागों को खंगालते हैं। हाँ। तो उनकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी। मुख्य फसलें थीं गेहूं और जौ। चावल भी मिला है कहीं कहीं। हाँ, कुछ जगहों पर चावल के भी सबूत मिले हैं। लेकिन एक बहुत ही खास बात है। हाँ? और वो है कपास। कपास? हड़प्पा के लोग दुनिया में कपास उगाने और उससे कपड़ा बनाने वाले पहले लोग थे। सच में? पहले लोग। हाँ। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसीलिए बाद में यूनानी लोग इस क्षेत्र को सिंडोन कहते थे, जो सिंधु शब्द से ही निकला है। वाह! सिर्फ खेती ही नहीं, वे पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी। लेकिन वे सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे थे। मतलब वो इससे बहुत आगे थे। वे कुशल कारीगर और चतुर व्यापारी थे। खुदाई में मिले सुंदर मनके, मिट्टी के बर्तन, तांबे, कांसे के औजार, ये सब उनके शिल्प कौशल का बेहतरीन प्रमाण है। लेकिन असली कहानी उनके व्यापार में छिपी है। बिल्कुल। वे सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं थे, बल्कि एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? इसका क्या सबूत है हमारे पास? सबसे बड़ा और ठोस सबूत है गुजरात के लोथल में मिला बंदरगाह या डॉकयार्ड। एक डॉकयार्ड? हाँ, एक मानव निर्मित संरचना जहां जहाज आकर रुकते थे। ये बताता है कि वे समुद्री रास्ते से मेसोपोटामिया यानी आज का इराक जैसी दूर की सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। तो हमें वहां पर हड़प्पा की चीजें मिली हैं? हमें मेसोपोटामिया के शहरों में हड़प्पा की मोहरें मिली हैं और हड़प्पा में वहां की चीजें मिली हैं। वे शायद कपास, मनके और कीमती लकड़ी का निर्यात करते थे और बदले में सोना, चांदी और अन्य धातुएं मंगाते थे। उनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या पता चलता है? और यहीं पर एक और दिलचस्प पहेली सामने आती है। अच्छा। हड़प्पा सभ्यता में हमें मिस्र के पिरामिडों या मेसोपोटामिया के विशाल महलों जैसे कोई स्मारक नहीं मिलते। राजाओं की कोई भव्य कब्रें भी नहीं मिली है? नहीं। इससे पुरातत्वविदों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कुछ का मानना है कि समाज शायद ज्यादा समानता पर आधारित था, जहां कोई एक राजा नहीं बल्कि कुछ लोगों की समिति, जैसे व्यापारियों या पुरोहितों की। हाँ, शायद वो शासन करती थी। मतलब कोई राजा नहीं था? ये तो बहुत अलग बात है। या शायद राजा थे, लेकिन वे आडंबर और दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। जो भी हो,
सत्ता का प्रदर्शन उस तरह से नहीं होता था जैसा दुनिया की अन्य प्राचीन सभ्यताओं में होता था। हमें जो सामान्य घरों से चीजें मिली हैं, उनसे एक मध्यम वर्गीय जीवन की झलक मिलती है। जैसे महिलाएं शंख, मिट्टी और कीमती पत्थरों से बने तरह तरह के आभूषण पहनती थीं, और बच्चे मिट्टी के बने खिलौनों से खेलते थे। छोटी बैलगाड़ियां और सीटियां। हाँ, बिल्कुल। तो उनके धार्मिक जीवन के बारे में हमें क्या सुराग मिलते हैं? अगर बड़े मंदिर नहीं थे तो क्या वे धार्मिक नहीं थे? धार्मिक तो वे निश्चित रूप से थे, लेकिन उनकी आस्था का स्वरूप अलग था। हमें मातृ देवी की बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। तो उर्वरता की देवी की पूजा। हाँ, लगता है वे धरती माँ की तरह उनकी पूजा करते होंगे। एक और बहुत प्रसिद्ध मोहर मिली है जिस पर एक योगी जैसी आकृति पालथी मारे बैठी है। हाँ, जिसके सिर पर सींग है और चारों ओर जानवर हैं। बिल्कुल। इसे कई इतिहासकार पशुपति या भगवान शिव का आरंभिक रूप मानते हैं। लेकिन क्या सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं या इस पर कोई विवाद भी है? नहीं, इस पर काफी विवाद है। ये केवल एक व्याख्या है। अच्छा। कुछ का मानना है कि ये कोई महिला देवता भी हो सकती है या किसी कबीले का प्रतीक। जब तक हम उनकी लिपि नहीं पढ़ लेते, हम निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा वे पेड़ पौधों जैसे पीपल का पेड़ और जानवरों की भी पूजा करते थे। यूनिकॉर्न जैसा जानवर भी। हाँ, एक सींग वाला जानवर, जैसा कि कई मोहरों पर बने चित्रों से पता चलता है। तो उनका धर्म प्रकृति से ज्यादा जुड़ा हुआ लगता है। तो उनकी कला और भी कई राज खोलती होगी। उनकी सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियां कौन सी हैं? उनकी कला का सबसे सुंदर उदाहरण है उनकी मोहरें। ये छोटी छोटी सेलखड़ी पत्थर की मोहरें होती थीं, जिन पर जानवरों के बहुत ही सुंदर और सजीव चित्र बने होते थे। जैसे कुबड़ वाला बैल, हाथी, बाघ। हाँ, और जाहिर है कांसे की बनी वो प्रसिद्ध मूर्ति नृत्य करती लड़की, द डांसिंग गर्ल। हाँ, यह छोटी सी मूर्ति कला का एक अद्भुत नमूना है। उसके खड़े होने का ढंग, उसका आत्मविश्वास, ये सब उनके धातु शिल्प और कलात्मक दृष्टि का बेहतरीन उदाहरण है। और यहीं पर हम उस दीवार से टकराते हैं जो हमें उनकी दुनिया को पूरी तरह समझने से रोकती है। वो दीवार है उनकी लिपि। बिल्कुल, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा, सबसे गहरा अनसुलझा रहस्य है। उनके पास अपनी एक लेखन प्रणाली थी जो हमें मोहरों और बर्तनों पर मिलती है। हाँ, ये एक चित्रलिपि जैसी लगती है जिसमें करीब 400 चिन्ह हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ने में सफल नहीं हुआ है। क्यों? इसकी क्या वजह है? एक बड़ी वजह यह है कि हमें कोई भी लंबा लेख नहीं मिला है। ज्यादातर लिखावटें बहुत छोटी हैं और हमें कोई द्विभाषी लेख भी नहीं मिला। जैसे मिस्र की लिपि को पढ़ने के लिए रोजेटा स्टोन मिला था। तो इस सब का क्या मतलब है? हमारे पास एक ऐसी सभ्यता है जिसने विशाल सुनियोजित शहर बनाए, स्वच्छता का ऐसा स्तर हासिल किया जो विदेशों से व्यापार करती थी और जिसके पास अपनी एक लिपि थी। फिर अचानक इस महान सभ्यता का अंत कैसे हो गया? 1900 ईसा पूर्व के आसपास ऐसा क्या हुआ कि ये शहर वीरान होने लगे? यह हमारी जांच का आखिरी और सबसे जटिल सवाल है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। पहले तो आर्यों के आक्रमण को वजह माना जाता था। हाँ, पहले माना जाता था, लेकिन अब इस सिद्धांत को ज्यादातर विशेषज्ञ नहीं मानते। अब हमारे पास कई संभावित कारण हैं। एक मजबूत सिद्धांत है जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन हो सकता है कि मानसून का पैटर्न बदल गया हो, मौसम सूखा हो गया हो, जिससे सरस्वती जैसी नदियां सूख गईं और खेतीबाड़ी असंभव हो गई। तो पर्यावरण में बदलाव एक बड़ा कारण हो सकता है। हाँ, और दूसरा कारण हो सकता है नदियों का अपना मार्ग बदलना। अच्छा। सिंधु और उसकी सहायक नदियां अक्सर अपना रास्ता बदलती हैं। हो सकता है किसी मुख्य नदी ने मोहनजोदाड़ो जैसे किसी बड़े शहर से मुंह मोड़ लिया हो, जिससे पानी और व्यापार का स्रोत ही खत्म हो गया। और कुछ जगहों पर बाढ़ के सबूत भी मिले हैं। हाँ, तो कुछ शहर सूखे से मरे तो कुछ बाढ़ में डूब गए। तो कोई एक कारण नहीं बल्कि कई चीजें एक साथ हुई होंगी। ज्यादातर विशेषज्ञ अब यही मानते हैं। ये कोई एक दिन में हुआ विनाश नहीं था, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी जो 1-2 सदियों तक चली होगी। शायद इन सभी कारणों ने मिलकर इन शहरी केंद्रों को कमजोर कर दिया होगा और लोग धीरे धीरे इन शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण में छोटे गांवों की ओर चले गए होंगे। तो सभ्यता मरी नहीं, बस उसका स्वरूप बदल गया। एक तरह से हाँ। चलिए, तो आज की इस गहन पड़ताल को समेटते हैं। हमने ईंटों, मनकों और अस्थियों के सुरागों से यह देखा कि हड़प्पा सभ्यता एक बेहद उन्नत, वैज्ञानिक सोच वाली और योजनाबद्ध सभ्यता थी। बिल्कुल। उनकी नगर योजना, उनकी स्वच्छता व्यवस्था और उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क आज भी हमें हैरान करता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस सभ्यता ने भारत की सांस्कृतिक नींव रखी और इसकी स्थायी विरासत आज भी हमारे साथ है, भले ही हम उसे पहचान न पाएं। उनकी नगर योजना और स्वच्छता के प्रति जागरूकता आज भी हमें प्रेरणा देती है।
तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ऐसे शहर बसाए थे। हाँ, हड़प्पा सभ्यता सिर्फ अतीत का एक अध्याय नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक सबक भी है सबक किस तरह का? कि कैसे एक समाज पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर एक स्थायी और समृद्ध जीवन जी सकता है, और कैसे उस संतुलन के बिगड़ने से महानतम सभ्यताएं भी ढह सकती हैं। और इसी के साथ हम आपको एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, हड़प्पा की लिपि एक अनसुलझी पहेली है, एक बंद दरवाजा है। सोचिए, अगर कल कोई इस लिपि को पढ़ ले और उस दरवाजे को खोल दे, तो हम उनसे सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे? अच्छा सवाल है। किसी महान राजा का नाम, किसी खूबसूरत कविता की एक पंक्ति, या शायद मेसोपोटामिया भेजे जाने वाले सामान की एक साधारण सी सूची? उनकी दुनिया का सिर्फ एक वाक्य हमारी अपनी दुनिया के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकता है? आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, भारत के प्राचीन इतिहास की गहराई में। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत है एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की इतिहास की किताब का अध्याय 2, राजा, किसान और नगर। और यह हमें ले जाएगा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के समय में। मतलब एक 1200 साल लंबे दौर में जी। और इस दौर को समझने के लिए हमारे पास जो सबूत है वो भी बहुत दिलचस्प है। जैसे पत्थर पर खुदे हुए अभिलेख, उस जमाने के पुराने सिक्के और उस दौर में लिखे गए जो साहित्यिक ग्रंथ हैं। अच्छा। यही वो चीजें हैं जो हमें उस जमाने की एक झलक देती हैं। इनके बिना तो कह सकते हैं कि इतिहास का वो पन्ना शायद कोरा ही रह जाता। सही बात है। तो कहानी की शुरुआत होती है महाजनपदों से। हम सब ने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा तो है, पर सवाल यह है कि इन 16 में से आखिर मगध ही सबसे शक्तिशाली कैसे बन गया? देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। और मगध का उदय कोई संयोग नहीं था। अच्छा। ये एक तरह से जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का एक टेक्स्ट बुक केस था। इतिहासकारों का मानना है कि मगध ने अपनी ज्योग्राफी को, मतलब अपनी भौगोलिक स्थिति को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वो कैसे? जहां बाकी राज्य आपस में लड़ रहे थे, मगध की जमीन गंगा और उसकी सहायक नदियों की वजह से सोना उगल रही थी। मतलब खेती बहुत अच्छी थी। बहुत ज्यादा। और जबरदस्त खेती का मतलब था ट्रेजरी में जबरदस्त टैक्स कलेक्शन, जिससे एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की जा सकती थी। और उस सेना को हथियार भी घर पे ही मिल रहे थे। हमें जो सबूत मिलते हैं उनसे पता चलता है कि उस इलाके में लोहे की खदानें थीं। बिल्कुल। और उस जमाने में बेहतर लोहे के हथियार होना मतलब आज की तारीख में आपके पास एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी होने जैसा था। सही बात है। और सिर्फ लोहा ही नहीं, उनके पास एक ऐसा सुपर वेपन था जो बाकियों के पास नहीं था। वो क्या था? हाथी। हाथी? हाँ, जंगलों से पकड़े गए हाथी उस जमाने के बैटल टैंक्स थे। वो दुश्मन की पूरी फॉर्मेशन को तहस नहस कर देते थे। तो सोचिए, आपके पास पैसा है, हथियार है और टैंक भी है। बिल्कुल। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग मिलिट्री इकोनॉमिक मशीन बन गई थी। और ऊपर से गंगा नदी के रास्ते ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का जो बोनस मिला, उसने तो मगध को अजेय बना दिया। और इसी अजेय मगध से निकला मौर्य साम्राज्य, जिसकी स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से। लेकिन इस साम्राज्य को इसकी असली पहचान मिली चंद्रगुप्त के पोते अशोक से। अशोक, और अशोक का नाम आते ही कलिंग युद्ध की एक भयानक तस्वीर सामने आ जाती है। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। इतिहास में राजा युद्ध जीतते हैं, जश्न मनाते हैं, साम्राज्य बढ़ाते हैं। जी। अशोक ने भी कलिंग जीता, लेकिन फिर उन्होंने हिंसा का रास्ता क्यों छोड़ दिया? अजय, इतिहासकारों के अनुसार उस युद्ध में जो खून खराबा हुआ, उसने उन्हें अंदर तक बदल दिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरा व्यक्तिगत परिवर्तन था। अच्छा। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े की जगह धम्म घोष यानी धर्म और नैतिकता के रास्ते को अपना लिया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है। अशोक ने ये संदेश पत्थरों और स्तंभों पर तो खुदवा दिए, पर उस जमाने में साक्षरता यानी लिटरेसी रेट कितना रहा होगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये संदेश सच में एक आम आदमी तक पहुंचा होगा, या ये सिर्फ एक शाही ऐलान बनकर रह गया? देखिए, इसका जवाब अशोक की समझदारी को दिखाता है। पहली बात, इन अभिलेखों की जो भाषा थी वो संस्कृत नहीं थी। अच्छा। वो प्राकृत थी, जो आम लोगों की भाषा थी। इससे साफ है कि टारगेट ऑडियंस राज दरबार नहीं, बल्कि आम जनता थी। और दूसरी बात, भले ही सब लोग पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन इन स्तंभों को सार्वजनिक जगहों पर लगाया गया था, तो वहां जरूर कोई अधिकारी या पढ़ा लिखा व्यक्ति इन्हें पढ़कर सुनाता होगा।
तो ये उस जमाने के परमानेंट गवर्नमेंट होर्डिंग्स जैसे थे। बिल्कुल, जो लगातार राजा का संदेश दोहराते रहते थे। मतलब ये एक तरह का मास कम्युनिकेशन कैंपेन था। लेकिन क्या ये सिर्फ नैतिक ज्ञान था या इसका कोई राजनीतिक मकसद भी था? यकीनन इसका एक बड़ा राजनीतिक मकसद भी था। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था। हाँ, बहुत डाइवर्स भी रहा होगा। बिल्कुल, जिसमें अलग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति के लोग रहते थे। ऐसे में सबको एक साथ जोड़े रखने के लिए सिर्फ सेना का डर काफी नहीं था। सही बात है। तो ये जो धम्म था, जिसमें बड़ों का आदर, सहिष्णुता और अहिंसा जैसी बातें थीं, वो एक तरह से वो सामाजिक नैतिक गोंद बना जिसने इस डाइवर्स एम्पायर को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। मतलब मोरालिटी के साथ साथ एक बहुत स्मार्ट पॉलिटिकल टूल भी था। हाँ, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी सेना और ये कम्युनिकेशन कैंपेन्स, ये सब चलता कैसे था? जाहिर है पैसे से। और वो पैसा आता कहाँ से था? किसानों की मेहनत से। अच्छा। मौर्यकालीन व्यवस्था की रीढ़ किसान थे। जमीन को राजा की संपत्ति माना जाता था और किसानों को अपनी उपज का एक हिस्सा, कितना हिस्सा? आमतौर पर छठा हिस्सा, टैक्स के रूप में देना पड़ता था। और ये टैक्स वसूलने की व्यवस्था भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड रही होगी। कमाल की थी। हमें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और साहित्यिक स्रोत मिले हैं, वे समाहर्ता जैसे अधिकारियों का जिक्र करते हैं, जिनका काम आज के फाइनेंस मिनिस्टर जैसा था। पूरे साम्राज्य के रेवेन्यू का हिसाब किताब रखना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये सिर्फ तलवार के जोर पर चलने वाला राज नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत सोफिस्टिकेटेड ब्यूरोक्रेसी भी काम कर रही थी। तो क्या ये किसानों के लिए एक फेयर डील थी? मतलब राजा उन्हें सुरक्षा देता था, सिंचाई के लिए नहरें भी खुदवाता था, लेकिन बदले में उनकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा ले लेता था। ये रिश्ता थोड़ा जटिल था। जब फसल अच्छी होती थी तो शायद ये व्यवस्था ठीक काम करती थी। लेकिन अगर सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तब? हाँ, तब क्या होता होगा? कर तो तब भी देना पड़ता था। कई बार किसानों पर बोझ बहुत ज्यादा हो जाता था। तो ये एक तरह का लेन देन था जिसमें पलड़ा अक्सर राजा के पक्ष में ही भारी रहता था। इस टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता था वो सिर्फ सेना पर तो खर्च नहीं होता होगा। नहीं, इसने शहरों के विकास को भी फ्यूल किया। पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला, ये नाम आज भी हमारे जहन में हैं। ये शहर सिर्फ राजधानियां नहीं थे, ये उस दौर के इकोनॉमिक हब्स थे। बिल्कुल, ये शहर एक तरह के मेल्टिंग पॉट्स थे, जहां विचारों, सामानों और लोगों का संगम होता था। यहाँ कारीगरों की बस्तियां थीं, जहां एक तरफ कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं तो दूसरी तरफ बुनकर कपड़ा तैयार कर रहे हैं। और बड़े बड़े बाजार होते होंगे। हाँ, जहां दूर दराज के व्यापारी अपना सामान लेकर आते थे। और ये ट्रेड सिर्फ गंगा के मैदानों तक ही तो सीमित नहीं रहा होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब भारत के पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन भी तो है, क्या दक्षिण में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था? बिल्कुल। अक्सर इतिहास की चर्चा उत्तर भारत पर ही केंद्रित हो जाती है। हाँ। लेकिन उसी दौर में दक्षिण में एक अलग ही कहानी चल रही थी। वहाँ कौन थे? वहां चोल, चेर और पांडे जैसे शक्तिशाली राज्य थे, जिनका इकोनॉमिक मॉडल उत्तर से काफी अलग था। कैसे? उन्होंने अपनी समुद्री ताकत पर ध्यान दिया। उनकी नौसेना मजबूत थी और उनके व्यापारिक संबंध रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले हुए थे। अच्छा। भारत से मसाले और कीमती पत्थर भूमध्य सागर तक पहुंच रहे थे। मतलब एक तरफ जमीनी साम्राज्य था तो दूसरी तरफ एक समुद्री ताकत उभर रही थी। और इस पूरे ट्रेड नेटवर्क को आसान किसने बनाया? सिक्कों ने। सिक्कों ने? हाँ, इस दौर में हमें सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बड़ी संख्या में मिलते हैं। सिक्कों के आने से पहले बार्टर सिस्टम था। हाँ, मतलब चीज के बदले चीज। जी। सोचिए, आपको एक घड़ा चाहिए और आपके पास 5 किलो गेहूं है। आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसे 5 किलो गेहूं की जरूरत हो और उसके पास बेचने के लिए घड़ा हो। ये तो बहुत मुश्किल था। बहुत। सही बात है। मतलब अब किसी को 5 किलो गेहूं के बदले एक मटका खरीदने के लिए गेहूं पीठ पर लादकर बाजार नहीं जाना पड़ता था। पॉकेट में सिक्के रखो और काम हो गया। बिल्कुल। इसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जबरदस्त बूस्ट दिया होगा। और व्यापार को बहुत ज्यादा एफिशिएंट और तेज बना दिया होगा। हाँ, और इससे एक नया और शक्तिशाली वर्ग उभरा, व्यापारियों का वर्ग। तो एक तरफ राजा शक्तिशाली हो रहे थे, सेना बड़ी हो रही थी और अब व्यापारी भी अमीर हो रहे थे। इन सब बदलावों के बीच समाज का ताना बाना कैसा था? जो साहित्यिक स्रोत हमारे पास हैं, वे बताते हैं कि समाज की संरचना काफी कठोर होती जा रही थी। मतलब? वर्ण व्यवस्था जो पहले कर्म पर आधारित थी, अब जन पर आधारित होने लगी थी। अच्छा। आपका पेशा और आपकी सामाजिक हैसियत इस बात से तय होती थी कि आपका जन्म किस परिवार में हुआ है। ये एक बहुत ही रिजिड सोशल स्ट्रक्चर था। तो इस रिजिड सिस्टम में जहां हर किसी की जगह तय थी, क्या नए विचारों के लिए कोई जगह थी? यहीं पर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। क्या?
इसी सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि में दो नए विचार उभर कर सामने आए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये नए धर्म सिर्फ पूजा पाठ का नया तरीका नहीं थे, ये उस दौर के सोशल पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक सीधी चुनौती थे। चुनौती? हाँ, जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था जन्म और महंगे यज्ञ कर्मकांडों पर जोर दे रही थी, इन्होंने कहा नहीं, आपका कर्म और आपका आचरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये विचार तो रेवोल्यूशनरी रहा होगा। बिल्कुल, ये विचार खास तौर पर व्यापारी वर्ग यानी वैश्य और किसान कारीगर वर्ग यानी शूद्र के लिए बहुत आकर्षक था, जिन्हें पारंपरिक व्यवस्था में वो सम्मान नहीं मिलता था। सही कहा। इन धर्मों ने अहिंसा और समानता की बात की, जो व्यापारियों के लिए भी फायदेमंद था, क्योंकि युद्ध से उनका व्यापार रुक जाता था। तो इन वर्गों से काफी समर्थन मिला होगा इन्हें। हाँ, बहुत। इन्होंने एक तरह से सामाजिक यथास्थिति को चैलेंज किया। और अगर हम दक्षिण की तरफ फिर से देखें, तो चोल शासकों ने भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। क्या ये मंदिर सिर्फ पूजा के केंद्र थे? नहीं, वो सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं थे। चोल मंदिर अपने आप में एक पूरी इकोनॉमी थे। वो कैसे? वे जमीन के मालिक थे, बैंक की तरह काम करते थे, कला और संस्कृति को बढ़ावा देते थे और सामाजिक जीवन का केंद्र भी थे। ये दिखाता है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के कितने अलग अलग और विकसित मॉडल्स मौजूद थे। तो कुल मिलाकर इस 1200 साल के सफर में हमने देखा कि कैसे ज्योग्राफी ने भारत के पहले साम्राज्य की नींव रखी, कैसे किसानों की मेहनत ने उस साम्राज्य की मशीन को चलाया और कैसे व्यापार और नए विचारों ने समाज में एक नई हलचल पैदा की। बिल्कुल, ये वो दौर था जब भारत की राजनीतिक और आर्थिक संरचना की जड़ें बहुत मजबूत हुईं। हाँ, और ये सारी जानकारी हमें उन स्रोतों से मिलती हैं जो राजाओं, अभिजात वर्ग और अमीर व्यापारियों ने पीछे छोड़े, जैसे शाही अभिलेख या सुंदर सिक्के। लेकिन ये हम एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? उन लाखों करोड़ों आम लोगों की आवाज का क्या, जो अपनी कहानी पत्थरों पर नहीं लिखवा सके। सही बात है। इतिहास की किताबों में राजाओं की जीत हार तो है, पर उस दौर के एक आम किसान या कारीगर की रोजमर्रा की जिंदगी, उसकी उम्मीदें, उसके डर, उसकी छोटी छोटी खुशियां, वो कैसी थीं? ये सोचने वाली बात है। अगर पाटलिपुत्र की किसी दीवार पर उस जमाने का कोई ग्राफिटी आर्ट होता, तो वो हमें उस दौर के बारे में क्या बताता? उनकी वो अनकही कहानियां शायद इतिहास की हमारी समझ को कहीं ज्यादा मुकम्मल कर देंगी। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम टाइम मशीन में बैठकर प्राचीन भारत के समाज को समझने की एक कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही कमाल के स्रोत हैं। बिल्कुल, महाभारत, धर्मसूत्र, स्मृतियां। जब हम इन ग्रंथों को पढ़ती हूं तो एक सवाल बार बार आता है कि उस समय का समाज असल में काम कैसे करता था। सही बात है। परिवार का मतलब क्या था, और सबसे बड़ी बात, वो कौन सी व्यवस्था थी जिसने लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांट रखा था। और देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे स्रोत, खासकर महाभारत, वो कोई एक दिन में लिखी गई किताब नहीं है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि इसे अपनी अंतिम शक्ल लेने में लगभग 1000 साल लगे। बिल्कुल, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता की सोच, उसके नियम, उसके टकरावों का एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। अच्छा। इतिहासकार इसे उस दौर का आईना मानते हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि ये आईना वो दिखाता है जो उस समय के लेखक, ज्यादातर ब्राह्मण, दिखाना चाहते थे। मतलब ये एक आइडियल पिक्चर है। हाँ, कह सकते हैं। जमीनी हकीकत शायद इससे कहीं ज्यादा पेचीदा रही होगी। वाह, ये बात तो अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि महाभारत एक किताब नहीं बल्कि एक पूरी लाइब्रेरी है। तो चलिए इसी लाइब्रेरी से शुरू करते हैं, समाज की सबसे छोटी इकाई से, परिवार से। हाँ, परिवार से। तो स्रोतों से पता चलता है कि समाज पितृसत्तात्मक था। सुनने में ये शब्द बहुत भारी लगता है, लेकिन आम जीवन में इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था कि परिवार का केंद्र पुरुष होता था। वंश जो है वो पिता से पुत्र की ओर चलता था। इसी को पितृवंशिकता कहते हैं। ओके। घर का मुखिया पिता या सबसे बड़ा पुरुष होता था, और ज्यादातर संपत्ति पर हक भी बेटों का ही होता था। बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता था? नहीं, उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। और विवाह के नियम भी बहुत सख्त थे। जैसे एक ही गोत्र में शादी करना मना था। गोत्र एक तरह से एक ही पूर्वज से जुड़े परिवारों का समूह होता था। अच्छा। तो अपने गोत्र से बाहर शादी करके वो सामाजिक रिश्ते मजबूत करते थे। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो खानदानों का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस होता था। और परिवार का स्ट्रक्चर कैसा था? क्या आज की तरह छोटे न्यूक्लियर परिवार होते थे? नहीं, उस समय संयुक्त परिवार, मतलब जॉइंट फैमिली का चलन था। कई पीढ़ियां एक साथ? हाँ, एक ही छत के नीचे 3-3 पीढ़ियां साथ रहती थीं। दादा दादी,
उनके बेटे, बहुएं और पोते पोतियां। और ये सिर्फ भावनाओं का बंधन नहीं था, ये एक मजबूत इकोनॉमिक यूनिट था। अच्छा, मतलब सब मिलकर काम करते थे। बिल्कुल, सब मिलकर खेती करते थे, व्यापार संभालते थे या जो भी उनका पेशा होता था, और सारे संसाधन आपस में बढ़ते थे। इससे सबको एक तरह की सोशल सिक्योरिटी मिलती थी। तो अगर परिवार एक आर्थिक इकाई थी जहां सब मिलकर काम करते थे, तो इसका मतलब ये है कि हर परिवार का एक तय पेशा होता होगा। क्या यही सोच बड़े पैमाने पर पूरे समाज के ढांचे पर भी लागू होती थी? यहीं से शायद वर्ण व्यवस्था की बात शुरू होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं से समाज के सबसे बड़े और सबसे कह सकते हैं विवादास्पद ढांचे की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ वर्ण और जाति का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। बिल्कुल, वर्ण एक तरह का सैद्धांतिक ढांचा था, सिर्फ 4 बड़ी श्रेणियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये एक आइडियल मॉडल था। हाँ, जो धर्म ग्रंथों में मिलता है। लेकिन जमीनी हकीकत में हजारों जातियां थीं, जो पेशे, जन्म और यहाँ तक कि इलाके पर भी आधारित थे। ओहो। समाज की असली जटिलता इन जातियों में ही छिपी थी। अच्छा, तो वर्ण एक बड़ी कैटेगरी है और जातियां उसकी हजारों सब कैटेगरीज की तरह हैं। ये समझना तो बहुत जरूरी है। तो हमारे ग्रंथ इन 4 वर्णों के बारे में क्या बताते हैं, उनकी भूमिकाएं क्या थीं? धर्मसूत्र और स्मृतियां इन भूमिकाओं को बहुत साफ तौर पर बताती हैं। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण। उनका काम था पढ़ना, पढ़ाना, वेदों का ज्ञान रखना और यज्ञ जैसे बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करवाना। मतलब ज्ञान और धर्म पर उनका एकाधिकार था। हाँ, और इसी वजह से समाज में उनका रुतबा सबसे ऊंचा था। और उनके बाद क्षत्रिय, हाँ। यानी राजा और योद्धा। हाँ, क्षत्रियों का काम था राज करना, अपनी प्रजा की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना। सत्ता और जमीन पर नियंत्रण उन्हीं के हाथ में था। ठीक है। तीसरे नंबर पे थे वैश्य। ये समाज के इकोनॉमिक इंजन थे। इनमें कौन कौन आते थे? इनमें व्यापारी, किसान, पशुपालक सब आते थे। इनका काम था व्यापार, खेती और पशुपालन के जरिए धन पैदा करना। समाज की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं इन्हीं के कंधों पर टिकी थी। अब ये सुनने में तो बहुत व्यवस्थित लगता है। हाँ, लगता तो है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके काम बटे हुए हैं। लेकिन क्या असल जिंदगी में भी ये इतना ही साफ था? क्या कोई वैश्य योद्धा नहीं बन सकता था या कोई क्षत्रिय व्यापार नहीं कर सकता था? हकीकत कितनी अलग थी? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि जहां धर्मशास्त्र इस व्यवस्था को बहुत कठोर बताते हैं, वहीं इतिहास में हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो इस लकीर को थोड़ा धुंधला कर देते हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य, जिसने भारत के सबसे बड़े भूभाग पर राज किया। हाँ। उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के वर्ण को लेकर इतिहासकारों में आज भी बहस है। कुछ स्रोत उन्हें क्षत्रिय बताते हैं तो कुछ उन्हें निचले कुल का मानते हैं। अच्छा। इससे पता चलता है कि ग्रंथों में लिखी बात और जमीनी हकीकत में हमेशा एक फासला रहा है। शक्ति और योग्यता कभी कभी जन्म पर आधारित नियमों को तोड़ देती थीं। और इस पूरी व्यवस्था में सबसे नीचे थे शूद्र। उनकी क्या स्थिति थी? शूद्रों का धर्म बाकी 3 वर्णों की सेवा करना बताया गया था। उन्हें समाज में सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। और सबसे दुखद बात यह थी कि उन्हें वेदों को पढ़ने या सुनने की इजाजत नहीं थी। ओहो। नहीं वे यज्ञ जैसे अनुष्ठानों में हिस्सा ले सकते थे। ज्ञान और सम्मान के दरवाजे उनके लिए लगभग बंद थे। लेकिन समाज इसे स्वीकार कैसे कर लेता था? आज के नजरिए से देखें तो ये बहुत अन्यायपूर्ण लगता है। क्या कोई ऐसी विचारधारा थी जो इससे सही ठहराती थी? बिल्कुल, इस व्यवस्था को दैवीय मतलब डिवाइन सैंक्शन दिया गया था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक कल्पना है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। अच्छा, इस कहानी के जरिए ये स्थापित किया गया कि ये विभाजन ईश्वर ने बनाया है। हाँ, कि ये प्राकृतिक है। इसके अलावा हर वर्ण के लिए अपने धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य माना गया। मतलब एक शूद्र का धर्म सेवा करना है, और अगर वह उसे अच्छे से करे तो वो भी पुण्य का काम है। बिल्कुल, इस सोच ने व्यवस्था को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। और ये असमानता सिर्फ सामाजिक स्तर पर थी या कानून की नजर में भी सब बराबर नहीं थे? नहीं, कानून की नजर में भी भारी भेदभाव था। जैसे मनुस्मृति में एक ही अपराध के लिए अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग सजा का विधान है। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को गाली देता है तो उसकी सजा बहुत कठोर है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र का अपमान करता है तो उसके लिए सजा बहुत मामूली है।
बाप रे। ये दिखाता है कि ये व्यवस्था सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि न्यायिक स्तर पर भी कितनी गहरी पैठ बना चुकी थी। तो इन 4 वर्णों के अलावा भी कोई था, कोई ऐसा जो इस ढांचे में भी फिट नहीं होता था? हाँ, इस 4 स्तरीय ढांचे के बाहर भी कुछ लोग थे जिन्हें अस्पृश्य या आउटकास्ट माना जाता था। ये कौन लोग थे? ये वो काम करते थे जिन्हें दूषित या पोल्यूटिंग समझा जाता था, जैसे मृत जानवरों को उठाना या अंतिम संस्कार में मदद करना। इन्हें बस्तियों से बाहर रहना पड़ता था। अच्छा। इसके अलावा दास प्रथा भी मौजूद थी। दास प्रथा भी? हाँ, युद्ध में पकड़े गए बंदी या जो लोग अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे उन्हें दास बना लिया जाता था। वे अपने मालिक की संपत्ति की तरह थे, उनके कोई अधिकार नहीं होते थे। मतलब समाज में उनकी स्थिति सबसे दयनीय थी। सबसे दयनीय। हमने समाज में पुरुषों के बीच की इस हायरार्की की तो बात की, लेकिन परिवार और समाज के अंदर महिलाओं की क्या जगह थी? क्या उनकी स्थिति भी वर्ण की तरह किसी एक खांचे में बंधी थी? नहीं, महिलाओं की स्थिति बहुत ही जटिल और विरोधाभासी है। एक तरफ उन पर कई बंदिशें थीं। पितृसत्तात्मक समाज में उन्हें संपत्ति पर अधिकार नहीं के बराबर था, सिवाय स्त्री धन के, है ना? हाँ बिल्कुल, सिवाय स्त्री धन के जो उन्हें शादी में तोहफे के तौर पर मिलता था और जिस पर सिर्फ उनका हक होता था। उन्हें जीवन भर किसी न किसी पुरुष, बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटे के संरक्षण में रहने वाला माना जाता था। लेकिन हमारे ग्रंथों में, खासकर महाभारत में, द्रौपदी, कुंती, गांधारी जैसी बहुत मजबूत महिला किरदार भी तो हैं। वो सिर्फ मूक दर्शक तो नहीं लगती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यही तो इसका दूसरा विरोधाभासी पहलू है। एक तरफ नियम है, दूसरी तरफ हकीकत की झलकियां। कुछ महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी होती थीं जिन्हें विदुषी कहा जाता था। जैसे गार्गी। हाँ, उपनिषदों में गार्गी वाचकनवी जैसी विदुषी का जिक्र है जो भरी सभा में ऋषि याज्ञवल्क्य जैसे महान ज्ञानी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देती हैं। वाह। ये दिखाता है कि महिलाओं के लिए ज्ञान के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं थे। पत्नियों को धार्मिक अनुष्ठानों में पति के साथ बैठना जरूरी माना जाता था, जो उनके महत्व को दिखाता है। तो उनकी स्थिति को किसी एक शब्द में बयां करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। वो अधीनता और सम्मान के बीच झूलती एक जटिल हकीकत थी। इतनी सख्त और भेदभाव वाली व्यवस्था थी तो यकीनन इसका विरोध भी हुआ होगा। क्या सबने इसे चुपचाप भगवान का बनाया नियम मानकर स्वीकार कर लिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही प्राचीन भारत की सबसे खूबसूरत बात है कि यहाँ हर विचार को एक चुनौती मिलती थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जब ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था बहुत मजबूत हो रही थी, उसी समय 2 नई और बहुत शक्तिशाली विचारधाराएं सामने आईं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बिल्कुल। और इन धर्मों ने वर्ण व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती दी। हाँ, उन्होंने इस व्यवस्था की नींव पर ही सवाल उठा दिया। उनका दर्शन जन्म पर नहीं, कर्म पर आधारित था। कर्म पर? हाँ, महात्मा बुद्ध ने साफ कहा कि कोई भी इंसान जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, वो अपने कर्मों से महान या तुच्छ बनता है। उन्होंने सामाजिक समानता पर बहुत जोर दिया और अपने संघ यानी मठों के दरवाजे हर जाति और हर वर्ण के लोगों के लिए खोल दिए। ये तो उस जमाने में एक क्रांतिकारी कदम रहा होगा। बहुत बड़ा। उन्होंने वेदों के अधिकार और यज्ञ जैसे कर्म कांडों को भी चुनौती दी। तो इन नई विचारधाराओं का समाज पर क्या असर पड़ा? क्या ये वर्ण व्यवस्था को खत्म कर पाईं? देखिए, वे इसे पूरी तरह खत्म तो नहीं कर पाएं क्योंकि वर्ण व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी थीं। लेकिन उन्होंने एक बहुत मजबूत ऑल्टरनेटिव जरूर पेश किया। खासकर वैश्य वर्ग, जो आर्थिक रूप से मजबूत था लेकिन सामाजिक दर्जे में नीचे था। बिल्कुल। और शूद्र वर्ग, जो इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा पीड़ित था। ये लोग इन नई धर्मों की तरफ भारी संख्या में आकर्षित हुए। इन धर्मों ने समाज को एक नई सोच दी और ये साबित किया कि ब्राह्मणवादी ढांचा ही एकमात्र सच नहीं है। उन्होंने एक ऐसी बहस छेड़ दी जो आज तक किसी न किसी रूप में जारी है। तो इस पूरे बातचीत को अगर हम समेटें तो ये तस्वीर उभरती है कि प्राचीन भारतीय समाज की बुनियाद में परिवार और रिश्तेदारी थी, लेकिन उस पर जाति और वर्ण का एक बहुत सख्त ढांचा खड़ा कर दिया गया था। इस ढांचे ने समाज में स्थिरता तो दी, लेकिन साथ ही गहरी असमानता भी पैदा की। बिल्कुल। नातेदारी, जाति और वर्ग, ये 3 स्तंभ थे जिन पर यह पूरा समाज टिका था। और इन तीनों ने मिलकर भारतीय समाज की संरचना को इतनी गहराई से प्रभावित किया कि उसका असर सिर्फ उस युग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाली हजारों सालों तक महसूस किया जाता रहा। सही बात है। और ये समझना कि ये संरचना कैसे बनी और कैसे काम करती थी, हमें आज के समाज की कई गुत्थियों को सुलझाने में भी मदद करता है। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। प्राचीन भारत में बनी ये सामाजिक संरचनाएं, नातेदारी, जाति और वर्ग आज के भारतीय समाज में किस रूप में जीवित हैं?
और समय के साथ उनके प्रभाव कितने और कैसे बदल गए हैं। आज हम एक पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे दौर की पहेली जब यज्ञ और कर्मकांड ही भारत की सबसे बड़ी धार्मिक ताकत थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दो राजकुमारों ने सब कुछ त्याग दिया और उनके अहिंसा और करुणा जैसे विचार पूरे एशिया में फैल गए। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये विचार सिर्फ किताबों में बंद होकर नहीं रह गए, बल्कि पहाड़ों जैसे विशाल पत्थर के स्मारकों में ढल गए। सही कहा है। ये कहानी सिर्फ नए विचारों की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि कैसे उन विचारों को संस्थाओं और इमारतों के जरिए अमर बना दिया गया। बिल्कुल। आज हम इसी 1200 साल के लंबे दौर को समझने वाले हैं। मोटे तौर पर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच हमारे पास जो स्रोत हैं, वो हमें बताते हैं कि कैसे सोच पत्थर में ढलती है। तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। इतिहासकार इतने भरोसे से ये सब बातें जानते कैसे हैं? उनके पास क्या सबूत है? देखिए, इतिहासकारों के पास एक तरह का जासूसी किट होता है। अच्छा। हाँ, इसमें सबसे पहले आते हैं लिखित ग्रंथ। बौद्धों का त्रिपिटक है और जैन ग्रंथ हैं। ये हमें इन धर्मों के फिलॉसफी और संगठन की अंदरूनी जानकारी देते हैं। और दूसरी तरफ ब्राह्मण परंपरा को समझने के लिए उसके लिए पुराण है, लेकिन सिर्फ किताबें ही काफी नहीं होती। क्योंकि किताबों में तो वही लिखा होगा जो लिखने वाले चाहते थे कि हम पढ़ें। बिल्कुल। इसीलिए दूसरा सबूत ज्यादा ठोस है, शिलालेख। पत्थरों पर खुदे हुए संदेश। हाँ, पत्थरों और खंभों पर खुदे ये संदेश उस दौर के लोगों की आवाज हैं। इनसे पता चलता है कि राजा, रानी, व्यापारी, यहाँ तक कि आम कारीगर भी क्या सोचते थे, किस पर विश्वास करते थे और कहाँ पैसा दान करते थे। सही। और तीसरा और सबसे दमदार सबूत हैं खुद वो इमारतें, जैसे सांची और अमरावती के स्तूप। हाँ, उनके खंडहर जो आज भी अपनी कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, तो इस दौर में जब नए विचार आ रहे थे, उससे पहले का माहौल कैसा था? उस समय की मुख्य धार्मिक सोच क्या थी? उस समय प्राचीन वैदिक परंपरा का बोलबाला था, जिसके केंद्र में यज्ञ था। यज्ञ। हाँ, और ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था। माना जाता था कि अगर सही मंत्रों और विधि विधान से यज्ञ किया जाए तो देवता प्रसन्न होंगे और आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। मतलब अच्छी फसल, सेहत, संतान, सब कुछ। सब कुछ। यानी एक तरह से ये देवताओं के साथ एक ट्रांजैक्शन था, और इस ट्रांजैक्शन के एक्सपर्ट्स थे ब्राह्मण, जिनकी समाज में एक खास जगह थी। हाँ, क्योंकि वे इन जटिल कर्म कांडों के ज्ञाता थे। लेकिन देखिए, ये परंपरा भी पत्थर की लकीर नहीं थी। ये बदल रही थी। अच्छा, कैसे? धीरे धीरे पौराणिक हिंदू धर्म उभर रहा था। अब यज्ञों के साथ साथ भक्ति का आइडिया भी जोर पकड़ रहा था। भक्ति यानी ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण। बिल्कुल। विष्णु, शिव और देवी जैसे देवता ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे, तो समाज में कर्मकांड के साथ साथ एक पर्सनल कनेक्शन की तलाश भी शुरू हो गई थी। और शायद इसी तलाश ने नए विचारों के लिए जमीन तैयार की। यहीं पर गौतम बुद्ध की एंट्री होती है। हाँ। हम सब उनके राजमहल छोड़ने की कहानी जानते हैं, लेकिन असली क्रांति इस बात में नहीं थी कि उन्होंने घर छोड़ा, बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने सत्य की खोज का एक ऐसा रास्ता बताया जो किसी भगवान, पुजारी या वेद पर निर्भर नहीं था। एग्जैक्टली। यही सबसे रेवोल्यूशनरी बात थी। बुद्ध की शिक्षाएं बेहद प्रैक्टिकल थीं। उन्होंने अटकलें लगाने के बजाय सीधे इंसान के दुख पर फोकस किया। उनके 4 आर्य सत्य। हाँ, वो इसी पर आधारित थे। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, इस दुख का कारण है, और वो कारण है तृष्णा या कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। तीसरा, अच्छी खबर यह है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक रास्ता है। ये दिलचस्प है कि दुख का कारण इच्छा को बताया गया। ये तो उस वैदिक परंपरा से बिल्कुल अलग सोच थी, जहां यज्ञ और पूजा अच्छी फसल या धन जैसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही तो किए जाते थे। हाँ, तो क्या ये एक सीधी चुनौती थी? ये एक बहुत बड़ी वैचारिक चुनौती थी। बुद्ध ने कहा कि बाहरी चीजों के पीछे भागने से सुख नहीं मिलेगा। सुख अपने अंदर मन को साधने से मिलेगा। और इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, जो असल में जीवन जीने का एक ब्लूप्रिंट था। एक बैलेंस्ड और एथिकल ब्लूप्रिंट। उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की। ना तो शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दो, न ही भोग विलास में डूब जाओ। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल मैसेज था जिसने हर किसी को अपनी ओर खींचा। बुद्ध के साथ साथ एक और धारा भी बह रही थी,
जैन धर्म की, जो अहिंसा पर शायद और भी ज्यादा जोर देती थी। बिल्कुल। इसमें महावीर स्वामी की क्या भूमिका थी? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि उनसे पहले से चली आ रही एक परंपरा को उन्होंने व्यवस्थित किया और उसे फैलाया। वो भी बुद्ध के समकालीन थे। हाँ, और उन्होंने भी सत्य की खोज में तपस्वी का जीवन अपना रहा था। अच्छा, तो जैन धर्म के सिद्धांत बौद्ध धर्म से कितने अलग थे? दोनों में करुणा और नैतिकता पर जोर है, लेकिन कुछ गहरे अंतर हैं। जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत वो अपनी चरम सीमा पर है। चरम सीमा पर मतलब? यहाँ माना जाता है कि सिर्फ इंसानों या जानवरों में ही नहीं, बल्कि पत्थर, पानी और हवा में भी जीवन है और उसे भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अच्छा, इसीलिए जैन मुनियों को मुंह पे पट्टी बांधे या बहुत संभल कर चलते हुए देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा जैन दर्शन का एक और खूबसूरत सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, ये क्या है? इसका मतलब है कि सत्य के कई पहलू होते हैं। जैसे एक हाथी को छूने वाले 5 अंधे लोग, कोई उसकी सूंड को सांप कहता है, कोई पैर को खंबा। वो सब अपनी अपनी जगह पर आंशिक रूप से सही हैं। लेकिन पूरा सच किसी एक के पास नहीं है। ये सोच विचारों की कट्टरता को खत्म करती है और संवाद का रास्ता खोलती है। यह उस दौर के बौद्धिक माहौल को दिखाता है जहां अलग अलग विचार एक साथ मौजूद थे। तो बुद्ध और महावीर जैसे विचारकों ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन ये विचार कुछ लोगों से निकलकर एक आंदोलन कैसे बने? इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाया कैसे गया? और यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, संघ। संघ उस दौर का शायद सबसे बड़ा सोशल इन्वेंशन था। ये भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक संगठन था। जो लोग इन नए विचारों को पूरी तरह से जीना चाहते थे, वे अपना घर परिवार छोड़कर संघ में आ जाते थे। तो संघ एक तरह का स्पिरिचुअल कम्युनिटी था? कम्युनिटी से भी ज्यादा, ये एक लर्निंग सेंटर और एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन दोनों था। अच्छा। ये लोग विहारों में एक साथ रहते, ध्यान करते, शिक्षाओं पर बहस करते और फिर इन विचारों को लेकर आम लोगों के बीच जाते थे। तो संघ ने ही इन विचारों को एक व्यक्ति की सोच से निकालकर एक संगठित धर्म का रूप दिया? बिल्कुल। बिना संघ के बौद्ध धर्म शायद भारत से बाहर कभी फैल ही नहीं पाता। ये विचारों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का पहला बड़ा कदम था। तो संघ ने इन विचारों को लोगों तक पहुंचाया, लेकिन इन विचारों को वक्त में अमर कैसे बनाया गया? क्योंकि शब्द तो हवा में खो जाते हैं। यहीं पर पत्थर की भूमिका शुरू होती है ना? यहीं से स्तूपों की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। अगर संघ इन विचारों का सॉफ्टवेयर था, तो स्तूप इनका हार्डवेयर थे। स्तूप सिर्फ मिट्टी के टीले नहीं थे। तो क्या थे? असल में ये बुद्ध या किसी बड़े संत के अवशेषों पर बने स्मारक थे, लेकिन इनका सिंबॉलिक मीनिंग बहुत गहरा था। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। एक आम आदमी के लिए स्तूप का क्या मतलब था? सोचिए, स्तूप सिर्फ एक स्मारक नहीं था, ये एक तरह का 3D डायग्राम था। इसका गोल गुंबद, जिसे अंड कहते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक था। अच्छा। जब आप उसके चारों ओर परिक्रमा करते थे, तो आप सिंबॉलिकली दुनिया के दुखों के साइकिल से बाहर निकलने के रास्ते पर चल रहे होते थे। ये सिर्फ पूजा नहीं, एक फिजिकल मेडिटेशन थी। जैसे सांची या भरहुत। सांची, भरहुत और घरहुत के स्तूप इसके बेहतरीन उदाहरण है। और इन स्तूपों पर जो खूबसूरत नक्काशी है, वो सिर्फ सजावट तो नहीं होगी? वो सजावट बिल्कुल नहीं थी, वो उस जमाने का विजुअल स्टोरी टेलिंग था। एक तरह की ग्राफिक नॉवल। हाँ, कह सकते हैं। उस दौर में ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो स्तूपों के तोरणों यानी दरवाजों पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाएं, उनके पिछले जन्मों की कहानियां, हाँ, वो उखेरी जाती थी। एक अनपढ़ किसान भी इन मूर्तियों को देखकर धम्म की शिक्षाएं समझ सकता था। ये विचारों को पत्थर में गढ़कर हमेशा के लिए लॉक कर देने जैसा था। स्तूपों के साथ साथ हमें मंदिर भी मिलने शुरू हो जाते हैं। ये एक अलग तरह का आर्किटेक्चर था। ये बदलाव क्यों आया? ये उस धार्मिक बदलाव से जुड़ा है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। जैसे जैसे पौराणिक हिंदू धर्म में भक्ति का महत्व बढ़ा, मूर्ति पूजा और व्यवस्थित हो गई। हाँ, अब देवताओं के लिए एक स्थायी घर बनाने की जरूरत महसूस हुई। यहीं से मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, खासकर गुप्त काल में। शुरू में ये मंदिर कैसे होते थे? शुरू में बहुत सरल थे। एक छोटा चौकोर कमरा, जिसे गर्भगृह कहते थे, जहां देवता की मूर्ति रखी जाती थी। बाद में ये और भव्य होते गए और इन पर शिखर बनने लगे। इतने बड़े बड़े स्तूप और मंदिर, इन्हें बनाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? क्या ये सब सिर्फ राजा महाराजा ही बनवाते थे? हमें ऐसा ही लगता है ना, लेकिन शिलालेख एक अलग ही कहानी बताते हैं। हाँ, राजा रानियां दान देते थे, लेकिन इन विशाल प्रोजेक्ट्स की फंडिंग में समाज का हर तबका शामिल था। हर तबका? हाँ,
व्यापारी, गिल्ड्स यानी कारीगरों के संगठन और यहां तक कि आम पुरुष और महिलाएं भी दान देते थे। सांची के एक भव्य तोरण को बनवाने का पूरा खर्च हाथीदांत का काम करने वाले कारीगरों ने मिलकर उठाया था। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब है कि ये इमारतें सिर्फ राजा की शक्ति का प्रतीक नहीं थीं, नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक आस्था का प्रतीक थीं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि धर्म सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज की जड़ों तक फैला हुआ था। लोग दान देने को पुण्य का काम मानते थे, जिससे उनका ये जीवन और अगला जीवन सुधर जाएगा। मूर्तिकला की बात करें तो क्या सिर्फ बुद्ध या हिंदू देवताओं की ही मूर्तियां बनती थीं? नहीं, कहानी और भी दिलचस्प है। हमें बुद्ध और दूसरे देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ बड़ी संख्या में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां भी मिलती हैं। यक्ष और यक्षिणी? हाँ, ये लोक परंपराओं से जुड़े देवी देवता थे, जो शायद प्रकृति की शक्तियां या स्थानीय रक्षकों के प्रतीक थे। ये दिखाता है कि बड़े धर्मों के साथ साथ स्थानीय मान्यताएं भी फल फूल रही थीं। अच्छा। और कला में प्रतीकों का बहुत इस्तेमाल होता था। शुरुआती दौर में तो बुद्ध को इंसान के रूप में दिखाया ही नहीं जाता था। तो फिर उन्हें कैसे दिखाते थे? प्रतीकों से। खाली सिंहासन उनके ध्यान का प्रतीक था, स्तूप उनके महापरिनिर्वाण का, और पहिया, धर्मचक्र? हाँ, धर्मचक्र उनके पहले उपदेश का प्रतीक था। कला और धर्म का ये रिश्ता बहुत गहरा और क्रिएटिव था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही समय पर ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कई स्थानीय लोक परंपराएं सब एक साथ मौजूद थीं। हाँ, समाज में इतना कुछ एक साथ चल रहा था। क्या इनमें टकराव नहीं होता था? सुनने में तो ये बहुत आदर्श स्थिति लगती है कि सब शांति से रहते थे, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या ब्राह्मण, जिनकी सामाजिक हैसियत और आमदनी सीधे सीधे यज्ञों से जुड़ी थी, उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के इस उभार को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, दार्शनिक स्तर पर तो जबरदस्त बहस और शास्त्रार्थ होते थे। हर कोई अपने तर्क से दूसरे को गलत साबित करना चाहता था। लेकिन सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर पर हमारे पास जो सबूत हैं, वे बड़े पैमाने पर धार्मिक सहिष्णुता की ओर इशारा करते हैं। अच्छा। हमें ऐसे शिलालेख मिलते हैं जहां एक ही राजा कभी बौद्ध विहार को दान दे रहा है तो कभी ब्राह्मणों को। एक ही परिवार में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हो सकते थे। आमतौर पर लोगों को अपनी आस्था चुनने की आजादी थी। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो इसका सार क्या है? हमारे लिए आज इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सार ये है कि ये 1200 साल का दौर विचारों की एक क्रांति का समय था, लेकिन सिर्फ विचार ही काफी नहीं होते। उन्हें फैलाने के लिए संस्थाएं चाहिए। हाँ, उन विचारों को संघ जैसी संस्थाओं ने लोगों तक पहुंचाया और स्तूपों और मंदिरों जैसी इमारतों ने उन्हें समय में अमर बना दिया। ये दौर हमें सिखाता है कि भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का नहीं है, बल्कि यह आम लोगों के विश्वास, उनकी कला और जीवन का अर्थ खोजने की उनकी कोशिशों का भी इतिहास है। बिल्कुल। आज की ये बातचीत हमें उस युग के बारे में वाकई बहुत कुछ सिखाती है। ये सिर्फ पुरानी इमारतों और किताबों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन इंसानी कोशिशों की कहानी है जो जीवन का अर्थ ढूंढ रही थीं। बिल्कुल, और ये हमें एक और बात सोचने पे मजबूर करती है। क्या? हमने आज उन विश्वासों और विचारों की बात की जिन्हें पत्थर की इमारतों या ग्रंथों में जगह मिली, क्योंकि उन्हें राजाओं या अमीर व्यापारियों का संरक्षण मिला। लेकिन उन अनगिनत स्थानीय परंपराओं, उन घूमते फिरते साधुओं, उन लोक कलाकारों की कहानियों का क्या, जो कभी लिखी नहीं गईं या जिनके स्मारक नहीं बने? वो इतिहास जो खो गया है। हाँ, प्राचीन भारत का कितना आध्यात्मिक जीवन है जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खो गया है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो किसी टाइम मशीन से कम नहीं है। बिल्कुल। हम भारत के अतीत को उन लोगों की नजरों से देखने वाले हैं जो यहाँ हजारों मील का सफर करके पहुंचे थे। बिल्कुल। कोई ज्ञान की तलाश में आया, कोई रोमांच की, तो कोई यहाँ की दौलत देखकर हैरान रह गया। सही बात है। तो सवाल ये है कि क्या समय के साथ भारत आने वालों का नजरिया और कह सकते हैं लिखने का अंदाज बदलता गया? बिल्कुल, और यही आज की हमारी पड़ताल का सबसे दिलचस्प पहलू है। अच्छा। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने क्या देखा, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने वैसा क्यों देखा। मतलब उनका पर्सपेक्टिव। जी, हर यात्री अपने साथ अपनी दुनिया, अपनी सोच और अपना एक मकसद लेकर आता है। सही। आज हम देखेंगे कि 11वीं सदी का एक विद्वान, 14वीं सदी का एक खोजी यात्री और 17वीं सदी का एक यूरोपीय डॉक्टर एक ही देश को कितने अलग अलग ढंग से देखते हैं। और इस सफर में हमारे 3 मुख्य गाइड होंगे, अल बिरूनी, इब्ने बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। जी।
तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं 11वीं शताब्दी के अल-बिरूनी के साथ। वो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे जो एक हमलावर था। लेकिन अल-बिरूनी का मकसद तलवार चलाना नहीं बल्कि कलम चलाना था। ये एक बहुत जरूरी बात है। अल-बिरूनी सिर्फ एक यात्री नहीं थे, वो उस दौर के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में से एक थे। अच्छा। गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिसमें उन्हें महारत हासिल न हो। वाह। जब वो भारत आए तो उन्होंने वो किया जो उस जमाने में लगभग असंभव माना जाता था। क्या? उन्होंने संस्कृत सीखी। ओहो, संस्कृत। जी, ये कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने कई साल लगाकर यहाँ के मूल ग्रंथों जैसे पुराण, भगवद गीता और पतंजलि के योग सूत्रों का अध्ययन किया। मतलब उनका मकसद सिर्फ घूमना नहीं था, वो उसके ज्ञान की परंपरा को समझना था। तो उनकी जो मशहूर किताब है किताबुल हिंद, हाँ, वो एक तरह से उनका रिसर्च प्रोजेक्ट थी। हाँ, कह सकते हैं। उसमें वो भारत की कैसी तस्वीर पेश करते हैं? क्या वो सिर्फ तारीफ करते हैं या कमियां भी गिनाते हैं? दोनों, और यही उनकी खासियत है। वो किसी मुरीद की तरह सिर्फ वाहवाही नहीं करते। एक तरफ वो भारतीय गणित, दर्शन और विज्ञान की विद्वता से इतने प्रभावित थे कि उसकी खुलकर प्रशंसा करते हैं। अच्छा। वो मानते थे कि इस जमीन पर ज्ञान की एक गहरी और पुरानी परंपरा है। लेकिन दूसरी तरफ वो समाज की सच्चाई पर पर्दा नहीं डालते। उन्होंने जाति व्यवस्था की बहुत तीखी आलोचना की। ओके। उन्होंने साफ साफ लिखा कि इंसानों को इस तरह जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांटना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो उनका नजरिया एक वैज्ञानिक का था। बिल्कुल, जो अच्छा है उसे स्वीकार करो और जो तार्किक नहीं है उसकी आलोचना करो। यानी वो सिर्फ वर्णन नहीं कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे। खैर, अल-बिरूनी एक अकादमिक थे। जी। लेकिन क्या होता है जब भारत आने वाला कोई विद्वान नहीं बल्कि एक घुमक्कड़ हो, जिसे दुनिया देखने का जुनून हो? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है लगभग 300 साल बाद, 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आए इब्न बतूता से। आप उन्हें उस जमाने का ट्रैवल ब्लॉगर कह सकते हैं। हाँ, सही है। उनकी किताब रेहला एक तरह से उनका ब्लॉग थी। हाँ? जहां वो अपनी यात्रा के हर अच्छे बुरे अनुभव को चटकारे लेकर सुनाते थे। वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आए थे, राइट? जी बिल्कुल। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, जो अपने अटपटे लेकिन दूरदर्शी फैसलों के लिए मशहूर थे। अच्छा। सुल्तान इब्न बतूता की कहानियों और दुनिया के उनके ज्ञान से इतने खुश हुए कि उन्हें दिल्ली का काजी यानी मुख्य न्यायाधीश बना दिया। काजी? एक बाहरी यात्री को? हाँ। ये तो बड़ी बात है। लेकिन उनके लेखन में ऐसा क्या था जो आम शासन या समाज के वर्णन से हटकर हो? कोई ऐसी चीज जिसने उन्हें भी चौंका दी हो? हाँ बिल्कुल। एक चीज जिसने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी भारत की डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था मतलब पोस्टल सर्विस? जी, पोस्टल सर्विस। उन्होंने इसका इतना लिसाला वर्णन किया है कि आज भी पढ़कर हैरानी होती है। अच्छा, क्या लिखा है? उन्होंने बताया कि 2 तरह की डाक होती थी। एक घुड़सवारों वाली जिसे उलूक कहते थे, और दूसरी घोड़ों वाली भी थी? जी, और दूसरी पैदल हरकारों वाली जिसे दावा कहते थे। दावा? ये पैदल हरकारे हर मील पर तैनात रहते थे और हाथ में एक लंबी छड़ी लेकर दौड़ते थे जिस पर घंटियां बंधी होती थी। घंटियां क्यों? ताकि अगले हरकारे को उनके आने का पता चल जाए। इस व्यवस्था से सिंध से दिल्ली तक की चिट्ठी सिर्फ 5 दिन में पहुंच जाती थी। 5 दिन में? जी, जबकि सामान्य यात्रा में 50 दिन लगते थे। ये तो आज के हिसाब से भी बहुत तेज है। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने भारतीय शहरों, खासकर दिल्ली को दुनिया के सबसे बड़े और भव्य शहरों में से एक बताया। उन्होंने यहाँ के पान और नारियल का बड़े चाव से वर्णन किया, जो उनके लिए बिल्कुल नई चीजें थीं। जाहिर है। उन्होंने समाज में मौजूद दास प्रथा का भी जिक्र किया, लेकिन उनकी बातों में हमेशा एक कहानीकार का अंदाज रहता था। मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर। हाँ, थोड़ा रोमांचक बनाकर पेश करते थे। उनका मकसद जानकारी देने के साथ साथ मनोरंजन करना भी था। तो इब्न बतूता के किस्सों में एक रोमांच है, एक कौतूहल है। जी। लेकिन क्या होता है जब कोई यात्री कौतूहल के साथ साथ एक तुलनात्मक और आलोचनात्मक नजर लेकर भारत आता है? इसी को समझने के लिए अब हम मुगल काल के शिखर पर चलते हैं, 17वीं सदी में, और मिलते हैं फ्रांसवा बर्नियर से। और बर्नियर की कहानी शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका उनके निष्कर्ष से है। ओके। वो मुगल साम्राज्य के उस सुनहरे दौर में आए जब शाहजहां और औरंगजेब का राज था, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में भारत को एक पिछड़ा, गरीब और बर्बाद होता हुआ देश बताया। एक मिनट, ये तो
ये तो बड़ी अजीब बात है ना? हम तो मुगल काल को भारत के सबसे समृद्ध दौरों में से एक मानते हैं। ताजमहल, बड़ी बड़ी इमारतें, शानो शौकत। सही बात है। तो फिर एक फ्रांसीसी डॉक्टर जो मुगल शहजादे दारा शिकोह का चिकित्सक था, उसे ऐसा क्यों लगा? इसका जवाब बर्नियर के नजरिया में छिपा है। कैसे? वो 17वीं सदी के यूरोप से आए थे, जहां वैज्ञानिक क्रांति और एक नई तरह की सोच जन्म ले रही थी। वो भारत को भारत की तरह नहीं देख रहे थे। तो फिर? वो हर चीज की तुलना फ्रांस और यूरोप से कर रहे थे। अच्छा, एक तरह का कंपैरिजन। जी, और उनकी सबसे बड़ी आलोचना भारत की भूमि व्यवस्था को लेकर थी। अच्छा, तो उनकी मुख्य शिकायत क्या थी? उनका मानना था कि भारत में निजी भूस्वामित्व की अवधारणा ही नहीं है। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी जमीन की? हाँ, उन्हें लगा क्योंकि जमीन किसानों की अपनी नहीं है, इसलिए वो उस पर मेहनत नहीं करते, जिससे खेती बर्बाद हो रही है, गांव उजड़ रहे हैं और देश गरीब हो रहा है। ओके। ये एक बहुत बड़ा सरलीकरण था, लेकिन यूरोप में उनकी ये बात बहुत लोकप्रिय हुई। लेकिन क्या उनकी आलोचना में कोई दम नहीं था? हो सकता है कि यूरोपीय नजरिए से ही सही, पर क्या वो उन कमियों को देख पा रहे थे जिन्हें दरबारी इतिहासकार नजरअंदाज कर रहे थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, उनकी आलोचना में कुछ सच्चाई भी थी। अच्छा। भले ही उनका विश्लेषण का ढांचा गलत हो, लेकिन उनके अवलोकन, उनके ऑब्जर्वेशंस बहुत तीखे थे। जैसे कि? उन्होंने मुगल दरबार की बेहिसाब अमीरी और आम किसानों और कारीगरों की गरीबी के बीच की गहरी खाई को बहुत स्पष्ट रूप से देखा। मतलब धन का असमान वितरण। बिल्कुल। और उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों का बहुत ही भयावह और दिल दहला देने वाला वर्णन किया है। ओह। तो एक बाहरी और आलोचनात्मक नजर होने के कारण वो उन सच्चाइयों को देख पाए जिन्हें शायद उस दौर का कोई भारतीय लेखक लिखने की हिम्मत न करता। तो अब हमारे पास 3 बहुत ही अलग-अलग तस्वीरें हैं। जी। अल-बिरूनी का विद्वतापूर्ण विश्लेषण, इब्न बतूता के रोमांचक किस्से और बर्नियर का आलोचनात्मक नजरिया। बिल्कुल। इन सब को एक साथ रखने पर उस समय के भारत की कैसी तस्वीर उभरती है? क्या कोई ऐसी बातें हैं जिन पर ये तीनों मतलब सहमत होते? हाँ, कुछ बातें हैं जो इन सभी विवरणों से निकल कर आती हैं। पहली, भारत एक विशाल और विविध देश था जिसमें कई धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। ठीक है। दूसरी, जाति व्यवस्था समाज की एक कड़वी सच्चाई थी जिसका जिक्र हर किसी ने किया है। सही। और तीसरी, यहाँ के शहर बड़े घनी आबादी वाले और व्यापार के बड़े केंद्र थे। दिल्ली, आगरा, सूरत जैसे शहरों का जिक्र बार बार मिलता है। और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या? बर्नियर ने तो गरीबी की बात की, लेकिन इब्न बतूता ने भव्य शहरों का जिक्र किया। सच क्या है? सच इन दोनों के बीच में है। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पिछड़ी हुई थी। अच्छा। भारत अपने मसालों, बेहतरीन सूती और रेशमी कपड़ों और कीमती पत्थरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। यहाँ का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। तो फिर बर्नियर ने गरीबी की बात क्यों की? बर्नियर ने जिस गरीबी की बात की वो असल में धन के असमान वितरण की समस्या थी। दौलत थी, लेकिन वो कुछ ही हाथों में सिमटी हुई थी, जबकि आम जनता का जीवन कठिन था। समझी। और महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या पता चलता है? मुझे लगता है इस पर भी अलग अलग राय होगी। बिल्कुल, तस्वीर यहाँ भी बहुत जटिल है। ये इस बात पर निर्भर करता था कि आप किस क्षेत्र, किस समुदाय और किस वर्ग की बात कर रहे हैं। अच्छा। इब्न बतूता ने मालाबार जैसे कुछ तटीय इलाकों का जिक्र किया है, जहां महिलाओं को व्यापार में हिस्सा लेने और संपत्ति रखने की आजादी थी। और दूसरी तरफ उत्तर भारत के उच्च वर्गों में पर्दा प्रथा का चलन था। और बर्नियर ने तो सती प्रथा का जो वर्णन किया है वो दिखाता है कि समाज में कुछ बहुत ही क्रूर प्रथाएं भी मौजूद थीं। तो कोई एक सीधी सादी तस्वीर बनाना नामुमकिन है। बिल्कुल। तो ये तो साफ है कि इन यात्रा वृत्तांतों को हम अंतिम सत्य मानकर नहीं चल सकते। जी। अल-बिरूनी का अपना एकेडमिक चश्मा था, इब्न बतूता रोमांच ढूंढ रहे थे और बर्नियर यूरोप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। और यहीं पर एक इतिहासकार का काम शुरू होता है। मतलब इन स्रोतों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना पड़ता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये उनकी निजी राय और अनुभव हैं, पूरे भारत की सच्चाई नहीं। तो फिर इतिहासकार क्या करते हैं? इसीलिए इतिहासकार इन विदेशी वृत्तांतों को हमेशा दूसरे स्रोतों के साथ मिलाकर देखते हैं, जैसे उस दौर के भारतीय साहित्य, सिक्कों, इमारतों और पुरातात्विक सबूतों के साथ। अच्छा, क्रॉस चेकिंग करते हैं। जी बिल्कुल। इन सब को मिलाकर ही इतिहास की एक ज्यादा संतुलित और विश्वसनीय तस्वीर बनाई जा सकती है। तो आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट है कि इतिहास को हमेशा अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना कितना जरूरी है। सही बात है। एक ही देश, एक ही समय,
लेकिन 3 अलग-अलग नजरिए और 3 अलग-अलग कहानियां। ये सोचना ही कितना हैरत अंगीज है कि एक ही सच के कितने अलग-अलग रूप हो सकते हैं। ये सिर्फ 3 अलग नजरिए नहीं हैं, बल्कि ये 3 अलग मकसद हैं। अच्छा, मकसद। अल-बिरूनी का मकसद ज्ञान का पुल बनाना था। इब्न बतूता का मकसद दुनिया के रोमांच को जीना और सुनाना था। और बर्नियर का मकसद जाने अनजाने में यूरोप के लिए एक तुलनात्मक पैमाना तैयार करना था। सही। ये वृत्तांत सिर्फ भारत का इतिहास नहीं, बल्कि दुनिया भारत को कैसे देखती आई है उसका भी इतिहास है। विदेशी यात्रियों के विवरण एक बाहरी आईने की तरह हैं, जो हमें वो चीजें दिखाते हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान न जाए। वाकई एक आईना जो हमें हमारी खूबियां और खामियां दोनों दिखाता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। जी। अगर आज के समय में कोई अल-बिरूनी या इब्न बतूता जैसा यात्री भारत आए, तो वो अपनी किताब में किन चीजों के बारे में लिखेगा? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या वो यहाँ के आईटी सेक्टर और स्टार्टअप कल्चर की बात करेगा, या फिर सामाजिक असमानताओं और गांव की चुनौतियों की? वो भारत की किन खूबियों और किन चुनौतियों को दुनिया के सामने रखेगा? ये सोचना दिलचस्प है कि आज का भारत एक बाहरी नजर को कैसा दिखेगा।